नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक भर्ती, कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी इसकी और हम लोगों ने तब वीडियो भी बनाया था और बताया भी था आप लोगों को कि भर्ती आएगी, लेकिन तब कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया था और इसी वजह से ना तो हमने इसका उस टाइम पे कोई कोर्स लॉन्च किया था, ना हम तब लाए थे और फिलहाल अभी भी नहीं ला रहे हैं। आप ये सोच के बिल्कुल वीडियो को मत देखिएगा कि हम कोर्स का प्रमोशन करने आए हैं, अभी भी नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो बस कुछ जानकारी है और अब अपडेट थोड़ा रियल हो गई है, इसलिए ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, जो ये मतलब कुछ टाइम पहले एक पीडीएफ वायरल हुआ था, तो उसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं था, लेकिन जो चीजें उसमें लिखी थी वो लगभग सही थी, ठीक है। और इसकी जो पुष्टि है वो हमारे मध्य प्रदेश के सीएम साहब ने, यानी कि मोहन यादव जी ने कर दी है। सर, यहां पर मैंने एक अपनी थंबनेल पर लिखा हुआ है, ये भर्ती सभी के लिए बेस्ट है, महिला पुरुष, एग्जाम कब तक होगा। सर, ये लाइन बेस्ट क्यों लिखी है? देखो, क्योंकि एमपी में ना बहुत से एग्जाम होते हैं तो उसमें लेडीजें फॉर्म नहीं भर पाती हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि सब कॉमन टाइप के एग्जाम हो। जैसे कि पुलिस के एग्जाम आते हैं तो बहुत सी लेडीजें फॉर्म नहीं भरती हैं, उसका बहुत सी महिलाएं जो होती हैं वो फॉर्म नहीं भरती हैं, लड़कियां फॉर्म कम भरती हैं पुलिस के में। और भरने के लिए कुछ रिजर्वेशन है तो वो भरेगी भी, लेकिन हाइट की वजह से बहुत से लोग छट जाते हैं। इस भर्ती में ना तो हाइट की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और ना ही ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि काम बहुत कठिन है, आपको फील्ड वर्क करना है। दूसरी चीज, इस भर्ती के लिए कई लोग दोस्तों, जैसे कि टीचिंग एग्जाम्स आते हैं तो उसमें बीएड के चलते या अन्य चीजों के चलते कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ये दोस्तों कॉमन भर्ती है, ठीक है। जैसे कि पटवारी की भर्ती आती है ना, बिल्कुल वैसे ही मान लो कोई भी फॉर्म भर सकता है। इनफैक्ट पटवारी में तो फिर भी कहीं कहीं पे हो सकता है, ग्रेजुएशन में पहले सीपीसीटी वगैरह मांगा था, खैर इस बार तो वो भी हटा दिया था। लेकिन ये वो भर्ती है जिसमें 12वीं पास वाले भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, और कुछ पद इसमें पदोन्नति वाले यानी कि प्रमोशन वाले भी हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पूरी जानकारी 100% रियल है, ना कोई समस्या है, ना कोई डर वाली बात है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देंगे, और हाँ, पद 5178 कहां है वो भी पूरे दिखा देंगे। वैसे मेरे ख्याल से आप लोग वीडियो तो देख ही चुके होंगे इस बारे में, बस कुछ लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि जब हम खान सर के चैनल पे या खान ग्लोबल स्टडीज पे इस वीडियो को देख लेंगे तो थोड़ी सी पुष्टि हो जाएगी। तो हाँ जी, पुष्टि के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, कुछ दिन पहले फिर 15 नवंबर की बात है, 15 नवंबर को आपको पता होना चाहिए कि जनजाति गौरव दिवस होता है, श्री बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। तो उसी उपलक्ष्य में इन्होंने बोला कि जो भी आपके मध्य प्रदेश के छात्रावास हैं उसमें 5000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। और खैर ये न्यूज अभी नहीं, 6-7 महीने पहले से चल रही थी, लेकिन तैयारी थोड़ी सी कमजोर थी बच्चों की, या सोच नहीं पा रहे थे क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब हम उसी पीडीएफ को कंटिन्यू करते हैं जो पहले जारी किया गया था। इसमें सब कुछ मेंशन है सिवाय सिलेबस के, लेकिन संभावित सिलेबस क्या हो सकता है वो आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। सर, मध्य प्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित छात्रावास अधीक्षक सेवा भर्ती का ये आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट करेंगे तो हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे इसी चैनल पे, ठीक है। बाकी ये रियल है, आपको चाहे तो इंटरनेट पे भी इसको कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, पहले तो उसके बारे में जान लो। इसमें जो पद आने हैं वो 2 तरीके के हैं। कुछ पद इसमें एमपीपीएससी के माध्यम से, कुछ पद दोस्तों आपके एमपीपीएससी से भरे जाने हैं, और कुछ एमपीपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग के द्वारा भरे जाएंगे, और बाकी अधिकांश जो पद हैं वो व्यापम यानी कि ईएसबी के द्वारा ही भरे जाएंगे। इसमें दिए गए जो टोटल पद है वो 5178 है, लेकिन सभी पद के लिए पेपर नहीं होना है। पेपर लगभग 60% पदों के लिए, 60 के 70% के आसपास पदों के लिए होना। बाकी पद जो हैं वो पद उन्नति वाले हैं, यानी कि प्रमोशन वाले हैं, उनके बारे में आपको अवश्य बताऊंगा। सर, भर्ती का तरीका पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सर, जो सहायक संचालक वाले पद हैं उनके सभी सीधी भर्ती के पदों की भर्ती प्रक्रिया एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग कराएगा, और छात्रावास अधीक्षक के जो पद है वो विशेष रूप से ईएसबी कराएगा, ठीक है। और जो छात्रावास अधीक्षक के पद है उनमें कुछ पद आपके सीधी भर्ती से हैं, अर्थात पेपर होगा। पहले एक पात्रता परीक्षा ली जाएगी जो कि क्वालिफाइंग रहेगी, और इसके बाद दोस्तों आपका क्या बोलते हैं चयन परीक्षा होगी जिसमें आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। छात्रावास अधीक्षक के कुछ पद उन्नति वाले हैं, मैं स्पष्ट कर दूंगा कि किस पदों की पद उन्नति की बात कर रहे हैं। बाकी एमपीपीएससी कराएगा, सहायक संचालक वो चीज अलग है। हम इस पर थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे होंगे वो छात्रावास अधीक्षक वाले होंगे, क्योंकि वैकेंसी इसी की अच्छी है, ठीक है। अधीक्षकों की वैकेंसी थोड़ी सी, इनकी सहायक संचालक की वैकेंसी कम आई है, लेकिन सहायक संचालक का ग्रेड पे और अन्य चीजें दोस्तों ज्यादा रहेंगी। सीधी भर्ती के पदों पर जो प्रक्रिया है वो क्या है? सहायक संचालक
वाला एक मिनट के लिए हटा दो क्योंकि ये एमपीपीएससी वाला है, हम फोकस करते हैं छात्रावास अधीक्षक का। इनकी जो भर्ती की प्रक्रिया वो इस प्रकार से है कि भाई शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा पहले एक पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इन नियमों में यथा स्थान विनिर्दिष्ट कुछ अर्हता प्राप्त होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो भी उन्होंने अर्हता या योग्यता कही है वो होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दोस्तों पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है वो दोस्तों क्या करेंगे, अपनी चयन परीक्षा देंगे और उस प्राप्तांक के आधार पे उनको दोस्तों सिलेक्शन पात्र माना जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें लिखा है पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के। सामान्य रूप से दोस्तों ये होता है कि पात्रता परीक्षा के मार्क्स जुड़ते नहीं है, वो क्वालिफाइंग्स माने जाते हैं और जो चयन परीक्षा होती है उसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है। लेकिन इनके एक पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देने वाला है, मैंने भी पहले बहुत गौर नहीं किया, अभी पढ़ते समय गौर किया। यहां पर एक पॉइंट लिखा सर, स्टार लगा के इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को निम्नानुसार पात्र माना जाएगा। इसके कुछ निम्न नियम है, एक बार नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। वैसे होता तो नहीं है, पात्रता परीक्षा के कभी भी मार्क्स जोड़ते नहीं है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, एक बार और चेक कर लिया जाएगा या फिर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी क्योंकि ये नोटिफिकेशन राजपत्र वाला है, ठीक है, जब वेबसाइट पर आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव के साथ आएगा, तो उसको अपन समझ लेंगे जब भी वो चीज आएगी। ठीक है, लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई जारी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि एक क्या लिखा है 50%, 40%, 60%। ध्यान देना, ये मार्क्स बताए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति पात्रता परीक्षा में देता है तो पात्रता परीक्षा में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कैटेगरी वालों के लिए, उनके लिए 50% है और जो अनारक्षित वर्ग वाले हैं उनके लिए 60%। कम से कम इतना नंबर लाना पड़ेगा। जैसे 100 का पेपर हो रहा तो 50 नंबर, 60 नंबर, 150 का पेपर हो रहा तो यहाँ पे 90 नंबर, यहाँ 75 नंबर। और जो चयन परीक्षा है उनमें मिनिमम क्वालिफाइंग 40 और 50%। लेकिन सामान्य रूप से क्या होता है कि पात्रता परीक्षा में इस परसेंटेज के आधार पर सबको क्वालिफाई मान लिया जाता है अगले चरण के लिए। लेकिन चयन परीक्षा का जो न्यूनतम नंबर लिखा है इस पे आप पास नहीं होंगे, इस पे आप खाली मतलब आपको ये कह दिया जाएगा कि आप पास हो गए, लेकिन ये मत मान लेना कि 50% पे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चयन परीक्षा पे हमेशा मेरिट बनती है कट ऑफ पे। ठीक है, अब वो कट ऑफ दोस्तों आजकल कट ऑफ को रिप्लेस कर दिया गया है परसेंटाइल पे, तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर 50% पे कुछ नहीं होगा। ये मत सोच के बैठ जाना कि 100 नंबर का पेपर और 50 हम चयन परीक्षा पे लेके आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये खाली पास होना है। पास का मतलब हाँ आपको कोई दूसरा व्यक्ति अच्छे नंबर नहीं ला रहा है तो आपका इतने में हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 100 नंबर का पेपर लोगे कोई 50 भी नहीं ला पाएगा क्या? बहुत सारे बच्चे 50 क्या 100 नंबर में 80-85 नंबर भी लेकर के आते हैं। तो जो रहेगा कट ऑफ जो रहेगा यहाँ पे ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के आपको 50% वाले पे बहुत गौर नहीं करना है। हाँ, पात्रता परीक्षा पर आप गौर कर सकते हैं क्योंकि ये सामान्य रूप से क्वालिफाइंग हो। तो वैसे कि मान लो टीचिंग एग्जाम में आप टेट देते हो तो 100-150 में 90 नंबर आ जाए तो आप पास हो जाते हो। ठीक है, लेकिन उसमें 90 आए चाहे 120 आए बराबर माने जाएंगे। लेकिन चयन परीक्षा में दोस्तों जितने अच्छे नंबर होंगे उतना फायदा मिलेगा। सर मैंने आपको यहाँ पे जो पदों की संख्या बताई है वो मैंने संचालक की थोड़ी छोड़ दी है, क्योंकि संचालक पर भी मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं छात्रावास अधीक्षकों पे। तो 3-4 कैटेगरी में है दोस्तों। एक महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक है, इसके 369 पद हैं। ठीक है, एक दोस्तों है जूनियर छात्रावास अधीक्षक, इसके दोस्तों आपके 1965 पद हैं। ठीक है, और 1965 पद है। एक कोई मैंने छोड़ दिया है क्या? हाँ, एक पेज मेरे से छूट गया है, कोई एक और मैंने लगाया था, जूनियर के अलावा एक और था। अभी आ जाएंगे। टोटल पदों की संख्या जो है वो 5178 है। बाकी मैं अगले पेज पे आपको बताता हूं, या फिर पेज ऊपर नीचे होगा। अच्छा, यहां पर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर जो महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक है इनके 369 पद हैं। इसमें 50% पद जो होंगे ये पद उन्नति से भरे जाएंगे, ये पदोन्नति वाले लिखे हुए हैं। और ये दोस्तों पेपर के माध्यम से एग्जाम होगा इनका, आधे पद पेपर से आधे पदोन्नति से। सीनियर छात्रावास अधीक्षक का छूट गया था, 2736 पद है। आधे पद आपके क्या बोलते हैं एग्जाम से और आधे पद उन्नति से यानी कि प्रमोशन से। यानी कि इसकी आधी वैकेंसी करीबन 1350 के आसपास या 1350 से भी ज्यादा हो जाएगा, 1360-70 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, आप 2 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा आपका पूरा पूरा प्रॉपर, है ना। तो इतनी वैकेंसी आपकी आएंगी पेपर वाली। इसके अलावा जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक की 1965 वैकेंसी रहेंगी, ये 100% आपके पेपर के माध्यम से होगा, इसमें पद उन्नति वाला नहीं है। तब भी मोटा मोटा देखें तो जिन एग्जाम जैसे कि 5178 पद है, कुछ तो उसमें पदोन्नति वाले चले गए,
छात्रावास अधीक्षक के सीनियर के और जूनियर के मिलाकर के फिर भी 3000 से ऊपर पद आपके हो जाएंगे। 2000 के आसपास ये वाले हो जाएंगे और 1300-1400 के आसपास यहां पे हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको लगभग मेरे ख्याल से 3500 प्लस पद मिल जाएंगे जिन पर आप फाइट कर सकते हैं। कुछ 12वीं पास वाले भी रहेंगे, जैसे कि जूनियर वाला जो है वो 12th पास है और जो सीनियर वाला है एक ग्रेजुएशन वाला है, महाविद्यालय वाला है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। सबकी क्वालिफिकेशन में एक बार आपको चेक कराता हूं, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा सबकी क्वालिफिकेशन। सर जो सहायक संचालक है जो कि एमपीपीएससी कराने वाला है, इसमें 21 साल मिनिमम आयु चाहिए है और विश्वविद्यालय से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका स्नातक यानी कि यूजी होना चाहिए और कुछ नहीं मांगा है इसने, ठीक है। लेकिन सहायक संचालक का कई लोग थोड़ा सा जो प्रक्रिया होगी सिलेक्शन की वो अलग होगी, या सिलेबस सहायक संचालक का अलग हो सकता है क्योंकि वो एमपीपीएससी करा रहा है, ठीक है। बाकी महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक इसके लिए 21 वर्ष मिनिमम आयु। इसके लिए दोस्तों स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, ठीक है। एईएसबी व्यापम कराएगा महाविद्यालय वाला। इसके पदों की संख्या कम है, ठीक है। पीजी वालों के लिए जो सीनियर छात्रावास अधीक्षक है इनमें काफी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन आधे आपके पद उन्नति वाले हैं और आधे वो वाले पद हैं। मिनिमम आयु 21 वर्ष है। इसमें दोस्तों यूजी होना चाहिए, कुछ भी मतलब कई बच्चे छट जा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि कॉमन ग्रेजुएशन मांगी गई है। सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं और बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि जैसे कि आप मान लो एग्जाम दे रहे हो भाई, कोई स्पेशल वाला उसमें कई बार डिप्लोमा मांगता है, कोई सर्टिफिकेट मांगता है, इंजीनियरिंग की डिग्री मांगता है। एक कॉमन है, इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक है इसकी आयु 21 साल है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 12th पास वालों के लिए भी है और इनके लिए पद कितने हैं 1936 के आसपास है, 1936 के आसपास है, ठीक है। 36 है कितने एक बार देख लीजिएगा। इनके लिए जो पद हैं वो कितने हैं 2700 तो ये सीनियर वाले हैं, 1965 है, 1965 है, 1965 पद है यहां पे। और एक पूरे पद पेपर के माध्यम से भरे जाएंगे। 12वीं पास वाला विद्यार्थी, 12वीं पास वाला हो, ग्रेजुएशन वाला हो, वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है। सैलरी काफी डिसेंट है देखा जाए तो। ग्रेड पे एक बार चेक करा देता हूं, लिखा हुआ था कहीं पे। जो सीनियर छात्रावास अधीक्षक है जिसको यूजी चाहिए उसका दोस्तों ग्रेड पे 3200 का है। अरे भाई पुलिस वगैरह से तो अच्छा ही है, ठीक है। जो जूनियर था उसका ग्रेड पे नहीं लिखा है, ग्रेड पे एक ही का लिखा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने स्किप किए थे, उसकी वजह से ऐसा हो गया है। अब हम दोस्तों हमारे दिमाग में आएगा कि पेपर कब तक हो सकता है। आपने ये बता दिया कि इसके लिए इतने पद हैं। मिनिमम आयु 21 साल है, अधिकतम आयु की बात नहीं करी गई, लेकिन शायद मुझे लगता है जो आयु जो सीमा रहेगी पेपर में 21 से 40 रहेगी, ठीक है। आयु 21 तो बताई हुई है, 40 बताई नहीं, मैं लगभग बता रहा हूं, ये संभावित है, ठीक है। संभावना है कि 40 तक की आयु दे सकते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि बैठने वाला काम रहता है ज्यादातर। पेपर कब तक हो सकता है तो दोस्तों पेपर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भर्ती अगले साल आएगी यानी कि 2026 में। मे भी हो सकता है फरवरी मार्च के महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाए, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में इसका हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और यदि इस टाइम पे नोटिफिकेशन आ सकता है तो आराम से ये लोग अप्रैल में या मई में इसकी पेपर करा सकते हैं। यानी कि फिर भी आज की तुलना पे देखा जाए तो अभी 2 महीने तो फिलहाल कुछ हो नहीं रहा, 2-3 महीने, 2-3 महीने के बाद हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन नोटिफिकेशन के बाद ये लोग टाइम नहीं देंगे तैयारी का, स्पष्ट है। इन्होंने देखो एक वायरल कॉपी जारी कर दी है, इनके एंड से ही आई है, वो ऐसा तो है नहीं कोई निकाल के ले आया उसने पब्लिश कर दी। सरकार की कॉपी है, गवर्नमेंट कॉपी है, तो कहीं ना कहीं से भले ही ये रिलीज वैसे ना करना चाहते हो वेबसाइट से, तो उन्होंने दूसरे माध्यम से कहीं से रिलीज कर दी है, ठीक है। तो लगभग चीजें पता चल गई हैं, लगभग संभावना पता चल गई कि पेपर कब तक हो सकता है। तो पेपर में भी मोस्टली चांसेस हैं कि अप्रैल मई या इस टाइम पे होगा पेपर आपका, ठीक है। और लेट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई भगवान हूं, मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं। लेकिन यदि नेक्स्ट ईयर में जनवरी फरवरी मार्च के आसपास नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो अप्रैल मई में आपका पेपर हो सकता है। और पेपर के लिए तैयारी के लिए मुझे बिल्कुल तब भी लगता है पहले भी कि एमपी में किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम नहीं देते हैं लोग, ठीक है। तो तैयारी यदि करनी है तो आपके मन में ये भी आएगा सर सवाल है कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के बारे में संभावित जो सिलेबस हो सकता है अदर राज्यों का सोच करके उसके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे भी, ठीक है। तैयारी सर करनी चाहिए क्या, वो मैं आपसे एंड में पूछता हूं, ठीक है। एक बार इधर देख लो, पदों को इकट्ठा करके लिख दिया सर। जो महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक हैं उनके 369 पद हैं, आधे पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। सीनियर छात्रावास के
2736 पद और जूनियर छात्रावास अधीक्षक के 1965। ये पूरे वक्त पेपर से, इनमें पेपर आधे के लिए होगा, इनमें पेपर आधे के लिए होगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन और 12वीं पास लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और 12th कक्षा। ठीक है, इस शैक्षणिक योग्यता हो गई। आयु दोस्तों न्यूनतम 21 साल लिखी है, मैंने संभावित बताई कि 40 साल तक मौका मिलेगा। और जो महिलाएं हैं, जो क्या बोलते हैं रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको 45 साल का मौका दिया जा सकता है। ठीक है, संभावित विषय क्या है देखो, जैसे कि हम छात्रावास अधीक्षक ईएमआरएस का, मैंने बहुत टाइम पहले आपको ये सिलेबस बताया था कि संभावना है ऐसा सिलेबस हो सकता है। ईएमआरएस में हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आती है। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में आती है, जो उसका सिलेबस सर ये है, लगभग ये सिलेबस हो सकता है। और ये नहीं होगा तो भाई आपका कॉमन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है, जीके जीएस में आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, एक कॉमन जीके जीएस हो गया। इसके अलावा हम बात कर लें तो हमारा एमपी जीके हो गया, करंट अफेयर्स। ये तो कॉमन है, ये तो आना ही आना है, कोई नहीं हटाएगा। हिंदी अंग्रेजी हो सकता है, हिंदी अंग्रेजी में कोई एक आए। ठीक है, क्योंकि भाषा दक्षता में ये लोग क्या करते हैं, संभावित विषयों में हिंदी अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा में अन्य, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मोस्टली कॉमन चांसेस ये है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर हो सकता है। जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का मिक्स के 2 4 6 प्रश्न। एमपी का पेपर है तो एमपी जीके पे वेटेज बढ़ जाएगा और निश्चित रूप से एमपी जीके इस पेपर में कम से कम 5 नंबर का आएगा ही आएगा, मिनिमम 5 नंबर बता रहा हूं, 5 से 7 नंबर का एमपी जीके कम से कम आएगा। क्योंकि अभी आप पेपर देख रहे होगे एमपी पुलिस का, हर एक शिफ्ट में 4 5 6 7 8 प्रश्न तक एमपी के आ रहे हैं। ठीक है, तो एमपी का पोर्शन अभी वापस से बढ़ा रहे हैं और ये एमपी के छात्रों के लिए फायदेमंद भी रहता है कि भाई एमपी जी के ज्यादा पूछा जाए, अदर स्टेट का बच्चा तो ऐसे में फायदा ले जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो हमारा ईएमआरएस से एक कुछ और चीजें भी पूछता है। कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल चीजों का ऐड करके आईसीटी बना देता है, जो कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, एमपीपीएससी का सब्जेक्ट है। ठीक है, सामान्य ज्ञान इसमें जीके सीए करंट अफेयर भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ एक्ट आते हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, या बाल सुरक्षा कानून आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आते हैं, जे ऐसे कई एक्ट हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पे कुछ मैंने नाम लिख रखे हैं, जैसे कि यहां पर देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम हो गया, यौन अपराधों का बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो एक्ट हो गया, बाल श्रद्ध निषेध अधिनियम हो गया, अनैतिक व्यापार निवारण संशोधन, ये सारे अधिनियम हम लोगों ने, यदि आप में से कुछ लोग महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो अपन लोग पहले भी इनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अपन ने लिए ये एक्ट पढ़ने हैं तो बहुत नया नहीं रहेगा, और जो नए छात्र हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मेरे द्वारा जब एक्ट पढ़ाया जाता है तो शायद संभावना ये रहेगी कि एक्ट का प्रश्न आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट रहता है एक्ट का, मतलब बहुत प्रॉपर रहता है, एकदम शुद्ध है एक्ट। आप इस चैनल पर एक्ट के वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्ड वीडियो पड़े हुए हैं पहले के। ठीक है, तो यदि ये टॉपिक ऐड होता है तो हम बहुत इजीली इसको पढ़ सकते हैं, और अच्छी बात होगा कि ये टॉपिक ऐड होकर के आए, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा टॉपिक हटके है। मतलब ये तो कॉमन है, हर एक बच्चा पढ़ता है। यदि कंपटीशन थोड़ा कम करवाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि थोड़ा सा हल्का कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट हो, तो ऐसे टॉपिक ऐड किए जाएंगे, पॉक्सो एक्ट जैसे अन्य भी जो एक्ट हैं, तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा। बस सिलेबस स्पष्ट हो जाए, हम नहीं तो फिर ऐसे में पूरे एक्ट पढ़ाना पड़ जाएंगे, है ना। तो इसके अलावा प्रशासनिक योग्यता कुछ, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है इसका, इधर देखिएगा, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब मिला। एक प्रशासनिक, ये तो है तो एक्ट का प्रश्न, लेकिन क्या बोलते हैं, रिलेशन जो है इसका वो प्रशासनिक दायरे से ही है, रिलेट कर सकते हैं। बाल नीति, बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर, बाल मृत्यु दर, लिंग अनुपात, इस सब के सब दोस्तों टॉपिक इसी के अंतर्गत आएंगे। सर जो परीक्षा की अवधि होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या है, यदि 2 घंटे का पेपर हुआ, ठीक है। वैसे ये ईएमआरएस का पोर्शन है, ईएमआरएस में 120 प्रश्न आते हैं, 1 अंक, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है और 2.5 घंटे का पेपर होता है। लेकिन हम एमपी की बात करें, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये वाला फॉलो करिए, ठीक है, ये फॉलो मत करिए। यदि एमपी में ये पेपर होता है तो मोस्ट प्रोबेबली यदि 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, तो आपके 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और यदि 3 घंटे का प्रश्न आपका होता है, 3 घंटे का, तो आपके 200 प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब वो जब सिलेबस स्पष्ट रूप से जारी करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो इतना तो सर कंफर्म हो गया है कि आपकी भर्ती आ रही है और बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा।
और फिर ज्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए। देखो यार क्या है कि जब इस प्रकार की पोस्टें आ जाती है तो चीजें कंफर्म होती है। एमपी पुलिस में देखो हमको लग रहा था कि नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, ये लोग घोषणाएं करते रहते हैं। मानते हैं कि हमें जब कोई चीज नहीं मिलती है तो विश्वास नहीं हो पाता है, लेकिन एक टाइम के बाद ट्रस्ट तो करना पड़ता है। हम रहते तो भाई उसी राज्य में हैं और उन्हीं सीएम के अंडर में रहते हैं, उसी सरकार के अंडर में रहते हैं। तो जब घोषणा हुई है और कहा गया है न्यूज़पेपर्स में आया, मैंने न्यूज़पेपर के कटिंग्स लगाए नहीं है, लेकिन ये संभावना पूरी है कि आपका बहुत जल्द इसका क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन आएगा, 2-3 महीने में कभी भी। 26 में आएगा, 25 में तो आने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कोई सोचो सर अभी अगले महीने आने वाला हो, तो 25 में नहीं है, 26 कहा ही है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि अगले वर्ष से 5000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी, नेक्स्ट ईयर से, ठीक है, 26 से। तो 2-3 महीने बाद हो सकता है आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आपका एग्जाम अप्रैल मई या जो भी महीना हो वो उसमें हो सकता है। अब आप हमें बताइए कि अभी तो हम कोई कोर्स नहीं ला रहे हैं, इसका ना हमें अभी लाना है, ठीक है। एमपी कांस्टेबल के एग्जाम थोड़ा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारी टीम ना बहुत कोर टीम है, बहुत लिमिटेड एग्जाम के लिए काम करती है एमपी में। हर एग्जाम के लेने के कोई भी एग्जाम आए हम तुरंत कोर्स लॉन्च कर दें और सोच समझ के हमारे यहाँ पे कोर्स आते हैं। आप अच्छा वीडियो कहाँ देख रहे हैं पता है ना आपको? आप वीडियो दोस्तों खान सर के चैनल पे देख रहे हैं, खान ग्लोबल स्टडीज, उनका एमपी वाला जो चैनल है उस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बैच बहुत हम सोच के लाते हैं जब हमें लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ना चाहता है या तैयारी करना चाहता है, ठीक है। तो हमें एक इंफॉर्मेशन दीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद कि सर क्या आप खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज में यानी कि केजीएस में क्या इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं? क्या हम लोगों को इसकी क्लास शुरू करनी चाहिए, ठीक है। क्या आपको खान ग्लोबल स्टडीज में इसकी तैयारी चाहते हैं कि सर आप लोग हमें पढ़ाइए और अब शुरू करें? क्योंकि मेरी ख्याल से शुरू कर देना चाहिए वैसे, क्योंकि पता है क्या है, हम अभी रिसेंटली पिछले करीबन 4-5 महीनों से हमने कोई ऐसा एग्जाम की तैयारी नहीं कराई है जिसका नोटिफिकेशन ना आया हो। नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से हमने ये देखा है कि हम जिस भी एग्जाम के लिए करा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसके लिए इतना कम टाइम मिलता है। हम एमपी टेट वर्क 3 का बैच लेके आए, 1 महीने बाद एग्जाम आ गया, ठीक है। पढ़ाया बहुत शिद्दत से है, लेकिन हमारे लिए और बच्चों के लिए दोनों के लिए बहुत कठिन काम हो गया। पुलिस का बैच लेकर के आए, 1 महीने पढ़ा पाए सर बैच में, ठीक है, पेपर आ गया। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद हम अभी तक बैच ला रहे थे, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि हमें नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए बैच के लिए, पहले लाना चाहिए। अभी तो नहीं ला रहे हम, सोचो इस महीने तो पॉसिबल नहीं बैच लाना, लाएंगे तो हम दिसंबर के शुरुआत में ला सकते हैं, है ना। लेकिन वो तब लाएंगे जब हम आपकी डिमांड समझेंगे, क्या आप इस तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार हैं, आपकी डिमांड है क्या इस भर्ती के लिए, ठीक है। यदि डिमांड है आप लोगों की तो आप बताइए। खान ग्लोबल स्टडीज में हम पढ़ाते बेहतरीन है और इस बात के लिए बहुत ज्यादा नहीं पूछना चाहिए मुझे। आपको क्या लगता है कि सर तैयारी शुरू करनी है और करनी है तो आप कमेंट करिए, बैच का हो या कुछ और चीज का हो तो बताइएगा हमें, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और कमेंट के आधार पे ही दूसरा वीडियो बना करके आपसे और जो जानकारी मिलेगी वो शेयर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।